सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्जाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन पर स्वागत करता हूं। तो हम एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे थे और एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पाल वंश और सैन वंश को हम कवर करेंगे। ठीक है, मौर्योत्तर काल ही चल रहा था। लास्ट वीडियो में हमने कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष को देखा था, जिसमें तीन वंशों को हमने तीन वंशों के ऊपर बात की थी। ठीक है ना, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश। अब आइए हम एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। आखिरकार क्या पाल वंश के बारे में विशेषताएं रही, कौन कौन से राजा महत्वपूर्ण रहे, उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश। लेकिन आज की वीडियो जो मेनली हमारी फोकस रहेगी वो दो वंशों पर रहेगी। कौन कौन से? सबसे पहला तो हमारा पाल वंश, और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे अभी वो रहेगा हमारा सैन वंश। ठीक है ना, क्योंकि पाल वंश और सैन वंश दोनों एक साथ ही ग्रो किए थे, एक साथ ही चले थे, इसलिए हम इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे और कुछ विशेषताएं भी इनकी सेम सेम मैटर करती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश को कवर करेंगे। उसके बाद हमारे चौहान वंश बचेगा, ठीक है ना, चोल वंश बचेगा, चालुक्य वंश बचेगा, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य बचेगा। कुछ इन टॉपिक्स पर हम आने वाले समय में बात करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है मेनली फोकस है किस पर? आज की वीडियो पाल वंश और सेन वंश पर। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी स्टूडेंट्स को एमसीक्यू टेस्ट लगाना वो रात को 10 बजे लाइव आ सकते हैं, और नोट्स के लिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो आइए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम पाल वंश। छोटी सी वीडियो है, आप एंड तक इसे देखना। ठीक है, पाल वंश पर बात करते हैं। देखिए इनका क्षेत्र कौन सा था। क्षेत्र का मतलब देखिए, हर एक वंश, क्योंकि एक समय पर बहुत से वंश चलते थे, ऐसा नहीं है। जैसे कि आज के समय पर पार्टियां हैं, भाजपा, कांग्रेस, कोई सी पार्टी कहीं स्थान से जीती है, कोई सी पार्टी किसी स्थान से जीती है। उसी प्रकार प्राचीन काल में जो वंश होते थे उनका भी अपना अपना क्षेत्र होता था। ऐसा नहीं है कि पाल वंश है तो पाल वंश के समय कोई भी अन्य वंश नहीं रहा होगा, उसके समय पर भी हजारों वंश रहे होंगे। इसीलिए उनका हमें क्षेत्र जरूर देखना पड़ता है। जैसे कि मैं आपसे कह दूं, नरेंद्र मोदी किस लोकसभा सीट से जीते हुए हैं? बनारस। ठीक है ना, तो उसी प्रकार सबका अपना अपना एक क्षेत्र होता था। ठीक है, तो उसी प्रकार जो क्षेत्र था पाल वंश का वो था बंगाल और बिहार क्षेत्र। कौन सा? बंगाल और बिहार क्षेत्र। यदि बात करें इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया, तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया हुआ था। कौन सा? बौद्ध धर्म को अपनाया हुआ था। यदि बात करें इनकी राजधानी क्या थी, तो राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो कि हमारी बिहार में पड़ती है। कहां पर? बिहार में पड़ती है। तो आपको जो मेनली यहां से चीजें याद रखनी है वो तीन कौन कौन सी। इनका क्षेत्र कौन सा था? क्षेत्र था बंगाल व बिहार। कौन सा? बंगाल व बिहार इनका क्षेत्र था। यदि बात करें धर्म की, तो इनका धर्म था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, क्योंकि आप अभी आने वाले समय में देखेंगे कि बौद्ध धर्म के लिए सभी राजाओं ने कुछ ना कुछ कार्य किए। जब कुछ ना कुछ कार्य धर्मों के लिए किए, बौद्ध धर्म के लिए किए, तो सीधी सी बात है इनका धर्म क्या रहा होगा? बौद्ध धर्म रहा होगा। ठीक है, बात करें राजधानी, चूंकि इनका क्षेत्र बंगाल व बिहार था, इसी कारण बिहार में ही इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। कौन सी? पाटलिपुत्र। ठीक है, तो कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस राज्य में पड़ता है? तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी साथ के साथ करते हुए चलने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें पालवंश का। जो पालवंश था हमारा वो अंतिम राजवंश था जिसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, पालवंश अंतिम राजवंश था जिसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसने कितने वर्षों तक राज किया? लगभग इसने 400 वर्षों तक राज किया। कितने? 400 वर्षों तक राज किया। बात करें इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे गोपाल। कौन थे? गोपाल। पाल वंश के गोपाल संस्थापक थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखते हैं, देखिए संस्थापक तक बात हो गई, अब देखते हैं केवल महत्वपूर्ण राजा जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल उन राजाओं को लिया गया है जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, दोनों तरीके के। ठीक है, ऐसा नहीं जिनसे पूछे गए वही इंक्लूड किए, जिनसे पूछे जा सकते हैं वो भी इंक्लूड किए साथ ही साथ। तो सबसे पहले हमने देखा संस्थापक गोपाल रहे, और सबसे पहले राजा देखें महत्वपूर्ण, तो वो रहे धर्मपाल। कौन रहे? धर्मपाल। इनकी उपाधियां हैं कौन कौन सी? परम सौगात और उत्तरापत स्वामी। परम सौगात और उत्तरापत स्वामी, इनकी दो उपाधियां हैं, परम सौगात और उत्तरापत स्वामी। दो उपाधियां आपको याद रखनी है। इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में कराई थी। कहां पर? बिहार में कराई थी। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, इन्होंने सोमपुरी विहार की स्थापना कराई थी। किसकी? सोमपुरी विहार की स्थापना कराई थी।
विहार क्या होते थे? जहां पर बौद्ध धर्म के जो भिक्षु होते थे वो रेस्ट करते थे, जैसे कि आज के समय पर धर्मशालाएं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का खर्चा चलता रहे, क्योंकि उस समय पर ऐसा तो है नहीं कि फीस लगती थी, ठीक है ना, जैसे कि आज के समय पर ड्रेस होती है, फीस होती है, ऐसा तो था नहीं। जो राजा थोड़ा बहुत सहयोग कर देते थे उस टाइम पर, ठीक है ना, चंदा दे देते थे, उन्हीं से विश्वविद्यालय का खर्चा चलता था। तो जो हमारे धर्मपाल राजा थे, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 200 गांव, मतलब जो हमारे गांव थे उनको दान में दिया। इसका दान में देने का मतलब है 200 जो गांव थे उन्हें दे दिए नालंदा विश्वविद्यालय को, और कह दिया इनसे जो दूध आएगा वो तुम्हारा, इनसे जो भूमि कर आएगा वो तुम्हारा, सब कुछ इससे जो निकलेगा 200 गांव जो है हमारे, उनसे जो निकलेगा वो तुम्हारा होगा। ठीक है, तो 200 गांव को किसने दान में दिया नालंदा विश्वविद्यालय के खर्चे के लिए? तो वो था हमारा राजा धर्मपाल। कौन? राजा धर्मपाल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, राजा धर्मपाल ही था जिसने सबसे पहले कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। ठीक है ना, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में किस राजा ने भाग लिया? पाल वंश की तरफ से, वो था धर्मपाल, और सबसे पहला वंश जिसने भाग लिया वो था पाल वंश। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं देवपाल। ठीक है ना, देवपाल से आपको जो चीज याद रखनी है वो ये है कि देवपाल ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहां ट्रांसफर की? तो पाटलिपुत्र से मुंगेर ट्रांसफर की। किसने? देवपाल ने। ठीक है, दूसरी आपको याद रखनी है, इसने ओदंतपुरी विहार की स्थापना की बौद्ध भिक्षुओं के लिए। तीसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि इसने जावा के शैलेंद्र वंशीय राजा के कहने पर नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना की। ठीक है, तो आपको मुख्य रूप से इससे 3 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी? राजधानी पाटलिपुत्र से मुंगेर ट्रांसफर की, पहली चीज। दूसरी, ओदंतपुरी विहार की स्थापना की। तीसरी, शैलेंद्र वंशीय राजा के कहने पर नालंदा विश्वविद्यालय के लिए बौद्ध विहार की स्थापना की। ठीक है, 3 चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद आते हैं विग्रहपाल राजा, ये क्रम है। ठीक है, विग्रहपाल, इनसे आपको कुछ याद नहीं रखना है। उसके बाद आते हैं नारायणपाल, इससे भी आपको कुछ याद नहीं रखना है। अब आते हैं महिपाल प्रथम, सबसे इंपॉर्टेंट राजा महिपाल प्रथम। देखिए, महिपाल प्रथम जो थे पाल वंश के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। कौन? महेंद्रपाल प्रथम। ठीक है, दूसरी चीज आपको याद रखनी है, इन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक दूत मंडल भी भेजा था। ठीक है, एक दूत मंडल भी भेजा था। किसके प्रचार के लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूत मंडल किसने भेजा था तिब्बत में? तो वो थे महिपाल प्रथम। ठीक है, महिपाल प्रथम। नेक्स्ट हम बात करें, इनके दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था जिमूत वाहन, और जिनकी पुस्तक है दयाभाग सागर। ठीक है ना, इन्होंने राजेंद्र चोल, देखो इनके समय पे, महिपाल प्रथम के समय पर राजेंद्र चोल एक चोल वंश के राजा रहे। उन्होंने अपनी राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम स्थापित की, मतलब गंगईकोंड चोलपुरम ट्रांसफर की। तो उसके बीच में जितने भी राजवंश राजा आए सभी को वो हराते और मारते चले गए। जब उन्होंने अपनी राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम स्थापित कर रहे थे, जब वो पाल वंश वाले क्षेत्र से गुजर रहे थे, जहां पर इनका क्षेत्र था पाल वंश वालों का, तो उस समय राजा थे महिपाल प्रथम। यानी महिपाल प्रथम को किसने पराजित किया? तो वो किया था चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं महिपाल द्वितीय से आपको मुख्य रूप से एक चीज याद रखनी है कि महिपाल द्वितीय के समय पर केवर्त जनजाति विद्रोह हुआ था, और केवर्त जनजातियों ने महिपाल द्वितीय की मृत्यु कर दी थी। ठीक है, यानी महिपाल द्वितीय के समय पर केवर्त जनजाति विद्रोह हुआ था, और केवर्त जनजातियों ने महिपाल द्वितीय की मृत्यु कर दी थी। नेक्स्ट हम बात करें रामपाल के दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था संध्याकर नंदी। क्या नाम था? संध्याकर नंदी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है रामपाल चरित्र में इस केवर्त जनजाति विद्रोह का वर्णन देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत महिपाल द्वितीय को मार दिया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रामपाल के एक दरबारी थे संध्याकर नंदी, जिनकी पुस्तक है रामपाल चरित्र, और रामपाल चरित्र में ही केवर्त जनजाति विद्रोह का वर्णन देखने को मिलता है। केवर्त जनजाति विद्रोह वही था जिसमें महिपाल द्वितीय की मृत्यु कर दी थी केवर्त जनजातियों ने। ठीक है, जो इस वंश का लास्ट राजा था वो था मदनपाल। कौन था? मदनपाल। तो पाल वंश से आपको यही चीज याद रखनी है, मुख्य रूप से इससे बाहर नहीं जाता है पाल वंश से। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं, हमने क्या पढ़ा
सबसे पहले हमने देखा जो पाल वंश था उसका क्षेत्र था बंगाल और बिहार क्षेत्र। बंगाल और बिहार क्षेत्र, इन्होंने धर्म अपनाया था बौद्ध धर्म। यदि बात करें इनकी राजधानी तो राजधानी थी पाटलिपुत्र। और पाल वंश एक अंतिम ऐसा राजवंश था जिसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया। ठीक है, उसके बाद हमने बात की इन्होंने लगभग 400 वर्षों तक भारत पर राज किया, यानी बंगाल बिहार वाले क्षेत्र पर राज किया। संस्थापक थे गोपाल। उसके बाद आते हैं धर्मपाल राजा। धर्मपाल राजा की दो उपाधियां याद रखनी है, परम सौगात और उत्तरापति स्वामी। यदि बात करें विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में किसने कराई तो वो धर्मपाल ने कराई। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने भाग लिया सबसे पहले तो धर्मपाल ने लिया। यदि पूछे कि कौन सा वंश था तो पाल वंश था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें धर्मपाल से रिलेटेड तो आपको याद रखना है कि सोमपुरी विहार की स्थापना की थी और नालंदा विश्वविद्यालय का खर्चा चलता रहे इसके लिए 200 गांव को दान में दिया था नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। उसके बाद आते हैं कौन, देवपाल। देवपाल ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से मुंगेर ट्रांसफर की। कहां पर, पाटलिपुत्र से मुंगेर ट्रांसफर की अपनी राजधानी। ठीक, यदि बात करें इन्होंने ओदंतपुरी बिहार की स्थापना की। जावा के शैलेंद्र वंशीय राजा के कहने पर इन्होंने बौद्ध बिहार की स्थापना की नालंदा में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं विग्रहपाल। इससे आपको कोई कुछ याद नहीं रखना। नारायणपाल से भी आपको कुछ याद नहीं रखना है। बात करें महिपाल प्रथम तो महिपाल प्रथम जो थे वास्तविक संस्थापक थे पाल वंश के। वास्तविक संस्थापक का मतलब ये होता है इनके समय में सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ। जैसा कि हम देख भी सकते हैं इन्होंने तिब्बत तक, भारत तो छोड़ो, इन्होंने तिब्बत तक दूत मंडल भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है ना, तो इन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूत मंडल भेजा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो इनके दरबार में एक कवि थे जिमूतवाहन, जिनकी एक पुस्तक है दयाभाग सागर। तो क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा, जिमूतवाहन किसके दरबारी थे तो वो थे महिपाल प्रथम के। और पूछेगा दयाभाग सागर किसकी रचना है तो वो है जिमूतवाहन की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनके समय पर ही राजेंद्र चोल ने अपनी राजधानी गंगईकोंडचोलपुरम स्थापित की थी। और उसके बीच में जो भी राजा आया, जो भी वंश आए, सभी को हराता चला गया। तो पाल वंश का जो राजा इनके सामने आया वो था महिपाल प्रथम। तो महिपाल प्रथम को किसने हराया तो राजेंद्र चोल ने महिपाल प्रथम को हराया। यदि हम बात करें महिपाल द्वितीय की तो महिपाल द्वितीय के समय में केवर्त जनजाति विद्रोह देखने को मिलता है। ठीक है, और केवर्त जनजातियों ने महिपाल द्वितीय की मृत्यु कर दी थी। यदि बात करें रामपाल की तो रामपाल के दरबार में एक कवि देखने को मिलते हैं जिनका नाम था संध्याकर नंदी और इनकी पुस्तक थी रामपाल चरित्र। और रामपाल चरित्र में भी हमें केवर्त जनजाति विद्रोह का वर्णन देखने को मिलता है जिसके अंतर्गत केवर्त जनजातियों ने महिपाल द्वितीय की मृत्यु कर दी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतिम राजा। अंतिम राजा थे मदन पाल। क्लियर, आपका पाल वंश से डाउट आज क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट जो कि है सेन वंश। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट अपना टॉपिक शुरू करते हैं सेन वंश। तो सेन वंश देखते हैं। देखिए सेन वंश ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा वंश है। ज़्यादा इसका प्रभाव भी नहीं रहा, इस वजह से इसका थोड़ा बहुत हमें हिस्सा देखने को मिलता है गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए इसकी राजधानी क्या थी तो नदिया बंगाल वाला क्षेत्र। ठीक है ना, नदिया बंगाल वाला क्षेत्र। जैसे कि हमारे पाल वंश थे, पालों के बाद आए हमारे सैन वंश। ठीक है ना, तो पाल के बाद आए, इसीलिए ये उसी क्षेत्र में आए जिस क्षेत्र में पाल वंश था। यानी पाल वंश किस क्षेत्र में था, बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में था। तो नदिया बंगाल में ही आए हमारे सैन वंश, क्योंकि ये पाल वंश के बाद आए थे। नेक्स्ट हम बात करें ये कैसा वंश था तो एक ब्राह्मण वंश था। ठीक है ना, कैसा, ब्राह्मण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों में से ये कैसा वंश था, ब्राह्मण वंश था। यदि बात करें नेक्स्ट संस्थापक तो सामंत सैन इसके संस्थापक थे। कौन, सामंत सैन इसके संस्थापक थे। सबसे पहले राजा बात करें, सबसे महत्वपूर्ण राजा वो रहे बल्लाल सेन। कौन, बल्लाल सेन। इनकी एक पुस्तक है दान सागर और अद्भुत सागर। दो आपको इनकी पुस्तक याद रखनी है, दान सागर और अद्भुत सागर। इन्होंने एक कुलीन नामक सामाजिक आंदोलन चलाया था। किसने, बल्लाल सेन ने। ठीक है ना, बल्लाल सेन ने कुलीन नामक एक सामाजिक आंदोलन चलाया था। तो बल्लाल सेन से दो बातें याद रखनी, दान सागर और अद्भुत सागर इनकी दो पुस्तकें हैं और इनने एक कुलीन नामक सामाजिक आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट हम बात करें लक्ष्मण सेन, और यहीं पर हमारा सैन वंश खत्म हो जाता है क्योंकि सैन वंश गौरी ने आक्रमण कर दिया था, उस वजह से सैन वंश खत्म हो गया था, समझते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आते हैं लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन इस वंश के अंतिम राजा। इनके दरबारी थे जयदेव। इनके दरबारी थे जयदेव, जिनकी पुस्तक है गीत गोविंद। तो पूछा जाएगा जयदेव किसके दरबारी थे, लक्ष्मण देव के दरबारी थे। ठीक है ना, लक्ष्मण सेन के दरबारी थे और उनकी पुस्तक का क्या नाम था, उनकी पुस्तक का नाम था गीत गोविंद। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बेशक वंश छोटा है लेकिन क्वेश्चन बन जाता है यहां से बहुत ज्यादा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें आक्रमण।
1202 में गौरी के नेतृत्व में एक व्यक्ति था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नदिया बंगाल वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया और लक्ष्मण सेन को नदिया छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि इसके पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी कि गौरी के आक्रमण का जवाब दे सके। ठीक है, तो इसे नदिया छोड़कर जाना पड़ा और नदिया पर किसका अधिकार हो गया? गौरी का अधिकार हो गया। और यहीं पर हमारा सैन वंश खत्म हो जाता है, यहीं पर हमारा सैन वंश खत्म हो जाता है। तो ये छोटा सा था सैन वंश। जल्दी से एक बार देख लेते हैं क्या चीज याद रखनी है। सबसे पहले राजधानी नदिया बंगाल वाला क्षेत्र, यह एक ब्राह्मण वंश था। ठीक है, इसके संस्थापक सामंत सेन थे। उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं बल्लाल सेन, जिनकी आपको दो पुस्तक याद रखनी है, दान सागर और अद्भुत सागर। इन्होंने कुलीन नामक एक सामाजिक आंदोलन चलाया था। उसके बाद आते हैं लक्ष्मण सेन, इस वंश के अंतिम राजा। इनका एक दरबारी था जयदेव, जिनकी पुस्तक है गीत गोविंद। और 1202 में गौरी के नेतृत्व में बख्तियार खिलजी ने नदिया और यह बंगाल वाला क्षेत्र इस पर आक्रमण किया, जिसके कारण लक्ष्मण सेन को नदिया छोड़कर जाना पड़ा, भागना पड़ा। ठीक है, और नदिया पर किसका अधिकार हो गया? तो नदिया पर हमारा बंगाल पर अधिकार हो गया गौरी का। और यहां से सैन वंश की नींव खत्म हो गई, सैन वंश खत्म हो गया। ठीक है ना। इसके बाद हमारा आता है राष्ट्रकूट वंश, फिर गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, जिसे हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत कवर कर लेंगे एक ही वीडियो में। तो आपका गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे मौर्य काल, मौर्योत्तर काल। ठीक है, पूरी एंशिएंट इंडिया कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कुछ देखेंगे। ठीक है, आप कमेंट में ये बताया करें कि मास्टर वीडियो आप किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं, जो मैं लेकर आता हूं, तो उससे मुझे आइडिया लग जाए थोड़ा, क्योंकि आप जो बोलेंगे उसी के ऊपर बनाना सही रहेगा। मेरे मन से क्या है उससे कुछ डिपेंड नहीं करता, जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं करता रहूंगा। ठीक है, तो आप बताना कमेंट में कि वीडियो कैसी थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर करते रहा करो वीडियो को। व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, सभी में शेयर कर दिया करो। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जब तक आप अच्छे से रिवीजन करना। नोट्स में इसके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, क्योंकि गुप्तोत्तर काल की एक जगह नोट्स हैं, इसीलिए गुप्तोत्तर काल को पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं नोट्स डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं तोड़ तोड़ कर पढ़ा रहा हूं। यदि मैं आपको एक साथ पढ़ा दूंगा तो आप उन चीजों को अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जब जैसे ही आपका गुप्तोत्तर काल खत्म होगा, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश खत्म होगा, तो जैसे ही खत्म होंगे तुरंत नोट्स डाल दूंगा पूरे गुप्तोत्तर काल के। ठीक है, इतने आप अच्छे से एक दो बार वीडियो देख लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना। थैंक यू।